हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी और पर्यावरण का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में बातचीत करेंगे। और ये हमारी सीरीज चल रही है इकोलॉजी की। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखे तो आप देखिएगा, क्योंकि इससे आपको ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। बात करें सतत विकास की, तो सतत विकास क्या होती है। सतत विकास की एक अवधारणा होती है जिसमें जो हमारे वर्तमान मानव समुदाय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, हमारा वर्तमान मानव समुदाय क्या करता है, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सतत विकास को क्या कहते हैं, संधारणीय विकास भी कहते हैं। सतत विकास को क्या बोलते हैं, संधारणीय विकास भी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, अर्थात जब इन सतत विकास के बारे में लोगों ने कब से सोचना शुरू किया, तो बात करें हमारे बंटलैंड आयोग की या बंटलैंड कमीशन की। तो बंटलैंड रिपोर्ट को पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, कौन सा, जो हमारे पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग है, WECD, इसके द्वारा जारी किया गया था। यह बंटलैंड आयोग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जो पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ये भी कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया था, मतलब पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग। बंटलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उप संगठन था। बंटलैंड आयोग क्या था, हमारा संयुक्त राष्ट्र आयोग है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका एक उप संगठन था। बंटलैंड आयोग की बात करें तो इसका आयोग का उद्देश्य हमारे जो सतत विकास है या सतत विकास की खोज में देशों को एकजुट करना था। सतत विकास की खोज में क्या करना था, सभी देशों को एकजुट करना था। बंटलैंड आयोग की बात करें तो पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग 1983 में बनाया गया था, जिसकी एक रिपोर्ट थी कि हमारा साझा भविष्य या हमारा उपनिष्ठ भविष्य। 1987 में रिपोर्ट जारी की गई। उसमें आधिकारिक रूप से सतत विकास को परिभाषित किया गया कि सतत विकास क्या होता है। और बंटलैंड रिपोर्ट हमारे 1987 में जारी की गई थी। बंटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य या हमारा उपनिष्ठ भविष्य भी कहते हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण, प्रकृति की पुनर्निर्माण क्षमता, इनका संरक्षण और भावी पीढ़ियों पर पर्यावरणीय जोखिम थोपने से बचना ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण, प्रकृति की पुनर्निर्माण क्षमता का संरक्षण, भावी पीढ़ियों पर पर्यावरणीय जोखिम थोपने से बचने पर क्या सतत विकास होगा। बंटलैंड आयोग को सन 1987 में रिपोर्ट जारी करने के बाद भंग कर दिया गया। जब इन्होंने रिपोर्ट जारी की तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत हो गया, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, जो रियो सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था। एजेंडा 21 हमारे 21वीं शताब्दी के सतत विकास का एक एजेंडा है। एजेंडा 21 क्या दस्तावेज राष्ट्रों के लिए कानूनी बाध्यकारी नहीं था। एजेंडा 21 पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उन सभी मानवीय कार्यों का एक व्यापक ब्लूप्रिंट था, जो क्या है, वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के द्वारा, स्थानीय स्तर पर प्रमुख समूहों के द्वारा। तो तीनों आप देख लीजिए, वैश्विक स्तर पर तो कौन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपनी सरकारों के द्वारा, स्थानीय स्तर पर हमारे प्रमुख समूहों के द्वारा किए जाने। एजेंडा 21 है, इसमें 40 अध्याय हैं। कितने, एजेंडा 21 में 40 अध्याय हैं और 40 अध्यायों को 4 भागों में बांटा गया है। हमने वैसे तो एक बार देख लिया है, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास के आयाम, विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, प्रमुख समूह की भूमिका, जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, सरकारें, स्थानीय समूह, इनकी भूमिका, क्रियान्वयन के साधन। इस तरह एजेंडा 21 को 4 भागों में बांटा गया है। अब सतत विकास की बात करें तो सतत विकास के भी कुछ आयाम, सतत विकास के 3 आयाम हैं, जैसे हमारी आर्थिक व्यवहार्यता, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समानता। इन तीनों को हमें ध्यान में रखते ही वे ही क्या करना है, सतत विकास करना है। कि जैसे हमारी आर्थिक व्यवहार्यता होनी चाहिए, जिन चीज़ों की हमें जरूरत हो उन्हीं चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। हमें बिना बात आर्थिक संसाधनों के चक्कर में हमारे जो पर्यावरणीय संसाधन है उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर आता है सतत विकास की प्रमुख बाधाएं क्या है। सतत विकास करने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। हमारी जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, और जो भी थोड़ी नहीं, अत्यधिक बढ़ रही है। अब जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हम सतत विकास को नहीं कर पा रहे।
दूसरी, आर्थिक गतिविधियों में अनियंत्रित बढ़ोतरी हो रही है। आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की वजह से पर्यावरण को सबसे तेजी से नुकसान हो रहा है। प्रौद्योगिकीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है, शहरीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है और निर्वनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। हम इनको रोक नहीं पा रहे। जो हमारे कीटनाशक, पीड़कनाशी और रासायनिक उर्वरक, इनका उपयोग बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कृषि पर इनका दबाव भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि हम उनको भोजन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो यह जो हमारी नई पीढ़ी है इसके लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए कीटनाशक, पीड़कनाशी और रासायनिक उर्वरक, इनका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से हम सतत विकास नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सतत विकास करने के लिए हम कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सतत विकास की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो मानव जनसंख्या को प्रकृति की वहन क्षमता तक सीमित करना है कि प्रकृति जितनी जनसंख्या सहन कर सकती है, हमें उतनी ही जनसंख्या रखनी है। अर्थात आप देख सकते हैं राजस्थान की भी जनसंख्या वृद्धि हमारे 2.0 और भारत की भी 2.0 अर्थात स्थिर हो चुकी है। और लगभग दुनिया के सभी देशों में क्या है, जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। बहुत कम देश है जिनकी जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। अब धीरे धीरे भारत भी क्या है, हमारे नेगेटिव सेंस के अंदर जाएगा धीरे धीरे। तकनीकी विकास प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु होना चाहिए, न कि उसके दोहन के लिए। अगर हम तकनीकी विकास कर रहे हैं तो तकनीकी विकास क्यों हो रहा है? ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर सकें, न कि उनका दोहन करें। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। क्या? जैसे कि भारत के द्वारा आईएनडीसी के अंदर लक्ष्य किया गया है कि हम 2030 तक हमारे 30 से 35% जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति क्या है, नवीकरणीय संसाधनों से करेंगे और 2070 तक हम नेट न्यूट्रल कार्बन कर लेंगे। अर्थात कि हम पूरी की पूरी ऊर्जा किससे बनाएंगे? हम जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी से है उनसे बनाएंगे। और यदि हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे भी तो उतनी ही हमारे पास संसाधन होंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। सभी प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग क्या है, दूरदृष्टि से किया जाना चाहिए। इस तरह से किया जाना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो थोड़े थोड़े तो बचे रहे। फिर बात करें सतत विकास के लिए कौन कौन से सम्मेलन किए गए। सतत विकास के लिए 2 सम्मेलन हुए। एक तो हमारा जोहान्सबर्ग सम्मेलन था 2002 का, और एक रियो 20 था 2012। तो बात करें जोहान्सबर्ग सम्मेलन की, जो 2002 के अंदर किया गया था, जिसका आधिकारिक नाम क्या था? जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आधिकारिक नाम था सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। क्या था? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन इसका आधिकारिक नाम था। और इस सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दे थे, उन पर चर्चा की गई। जैसे हमारा वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, एनर्जी, ऊर्जा, जैव विविधता। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के उद्देश्य क्या थे? अब इसके उद्देश्य की बात करें तो रियो सम्मेलन जो हमारे 1992 में था, जिसे हमारे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, उसमें जारी किए गए जो हमारे एजेंडा 21 थे, इसमें जो लक्ष्य डिसाइड किए गए थे उनकी समीक्षा के लिए जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था कि जो लक्ष्य डिसाइड किए गए थे एजेंडा 21 के तहत वो लक्ष्य पूरे हुए या नहीं। इसके लिए हमारा जोहान्सबर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर हमारे रियो 2012 की बात करते हैं। इसका आधिकारिक नाम था इस हमारे संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, UNCSD। इस सम्मेलन में जो दस्तावेज जारी किया गया उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, मतलब हम जो भविष्य है जो चाहते हैं, वो इसका शीर्षक था। इसमें विश्व के राजनेताओं, निजी क्षेत्र, NGO और अन्य समूह सभी के हजारों प्रतिभागी आए थे भाग लेने के लिए। रियो 20 सम्मेलन में गरीबी कम करने, सामाजिक समानता बढ़ाने, विश्व व जनसंख्या नियंत्रण के साथ पर्यावरणीय संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे विचार विमर्श किए गए। रियो 20 सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे हमारे हरित अर्थव्यवस्था और गरीबी को दूर करने के उपाय, और दूसरा संतुलित और सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर में हमने सतत विकास के बारे में देखा, जिसमें खासकर हमने एजेंडा 21 के लक्ष्य देखे, उनके लिए जो जोहान्सबर्ग और रियो 20 सम्मेलन था उसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपकी कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से